सभ्यता के युग के साथ कला का जन्म हुआ। जीने की चाह का रूपांतर कला में हुआ। आदिकालीन मानव के लिए कला केवल अभिव्यक्ति ही नहीं थी, सुरक्षित कौशल की पूर्णता का वो प्रदर्शन था। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर ये कलाएं उनके जीवन का अंग बन गई थीं। आदिवासी जमातों के लिए आज तक कला पवित्र है, वही जीवन का सार है और कला उनका जीवन स्पंदन है। आंध्र प्रदेश यानी कि उसके श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिले कोंडा सवरा नाम की आदिवासी जमात का वतन है। उनकी बोली में, जिसे एडिसिंग कहते हैं, उन्हें भीसी चित्रों की समृद्ध और प्राचीन परंपरा के लिए ये जिले मशहूर हैं। सवरों के लिए भीसी चित्र पवित्र होते हैं और उन्हें बनाना एक आचार प्रणाली है। सौरे के घर के मुख्य कक्ष की अंदरूनी दीवार पर चित्रित एडिसिंग भीसी चित्र उस घर का आवश्यक अंग होता है। इस पवित्र स्थान के सामने परिवार के सारे आचार संपन्न होते हैं। त्योहार के दिन शांति के लिए मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती है। धान और सब्जियों की पहली फसल उपयोग में लाने से पहले एडिसिंग को समर्पित की जाती है। भीसी चित्र के सामने हर रोज मिट्टी के बर्तन में भोजन का हिस्सा नैवेद्य के रूप में रखा जाता है। विज्जू, जो वैद्य और पुजारी दोनों का काम संभालता है, उसके द्वारा परंपरा अनुसार एडिसिंग किया जाता है, जो कि मुसीबत के समय में मानी हुई मनौती का चढ़ावा भी होता है। ज्यादातर बेवा और वो आदमी जिसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई हो, ऐसी मनौती मानते हैं। मनौती मानने वाले के लिए एडिसिंग चित्रित करते समय चित्रकार उपवास करता है। एडिसिंग को घेरकर सौरा संस्कृति खड़ी है। सौरे मानते हैं कि स्वागत चित्रों के रूप में एडिसिंग उनके पुरखों की आत्माओं को उनके घर की ओर आकर्षित करता है। उनके भूतकालीन तथा वर्तमानकालीन रोजमर्रा के जीवन से चुनी गई अर्थपूर्ण आकृतियों के जमघट से ये चित्र बनते हैं। एडिसिंग में हम शिकार, बाजार, पक्षी, पशु, पौधे, पेड़, सूरज, चांद, ग्रहण, इतना ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर भी देख सकते हैं। सौरे की अर्थपूर्ण आकृतियों की तरह उसके चित्रों के लिए उपयोगी सामग्री भी उसके रोजमर्रा के जीवन से मिलती है। जिस पर चित्र बनाना होता है, उस दीवार को बाम्बी की लाल मिट्टी और पानी के मिश्रण से लीपकर तैयार किया जाता है। उसे सपाट और मुलायम बनाकर सूखने दिया जाता है। चावल का आटा सफेद रंग देता है। सूखी लौकी को जलाकर उसका चूर्ण बनाने से काला रंग मिलता है। सिंदूर या कुमकुम से लाल रंग लिया जाता है। रंगने के लिए ब्रश भी ताजे बांस के टुकड़े के एक छोर को कुचलकर बनाया जाता है। परिणाम, मानव का छोटा सा इतिहास, एक ऐसा चित्रण जो भूतकाल में वहां तक ले जाता है जब मानव के भोजन का साधन था शिकार, और सुदूर भविष्यकाल में वहां तक जहां तक मानव की कल्पना उड़ान भर सके। आदिलाबाद के गोंद और कोलाम समूहों के लिए लकड़ी पर नक्काशी एक विशिष्ट अर्थ रखती है। लकड़ी पर तराशे गए टपल और कोडल नाम के चेहरानुमा मकोटे त्योहारों के अवसर पर शिकार के दृश्यों के अभिनय के समय काम में लाए जाते हैं। शायद
जीवन के लिए मानव और पशु की होड़ के खेल का ये पुनर्निर्माण है। पवित्र माने जाने वाले विशिष्ट टोटम वृक्षों की लकड़ी से कई आदिवासी जातियों के देवी और देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। पत्थर की शिल्पकला शुरू हुई, उससे पहले लकड़ी का प्रयत्न था। कोलाम अपने सर्वश्रेष्ठ देव भीमदेवरा की मूर्तियां बनाते हैं। योग्य टोटम वृक्ष को लकड़ी के लिए काटने से पहले वे उपवास करते हैं। उसके बाद प्रभु भीम की मूर्ति बनाई जाती है। इस चतुष्कोण गदा पर पांडवों की करीब 2 फीट लंबी आकृतियां खोदी जाती हैं। इसे मोर पंखों से सजाकर पूजा के लिए प्रतिष्ठित करते हैं। ये चमकीले रंगों से रंगे खिलौने कोलाम बच्चों ने लकड़ी से बनाए हैं। इस तरह लकड़ी पर नक्काशी की परंपरा चलती रहती है। सौरे भी लकड़ी पर नक्काशी करना जानते हैं। गोसाड़ा देवता नाम के ग्राम देवता की आकृति लकड़ी में खोदी जाती है। गांव की ओर जाने वाली राह की एक तरफ इसे खड़ा किया जाता है। इस कौशल का उपयोग वे व्यवहार में भी करते हैं। ओडू जाति के खेती के काम के ये औजार लकड़ी से बनाए गए थे। ऐसे बारीक नक्काशी वाले खंबे छत की सामग्री के भारवाहकों के रूप में या दरवाजे की सजावट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये रंगीन मुखौटे आदिलाबाद जिले के नायकपोड लोगों के हैं। वे लक्ष्मी देवरा, कृष्ण भगवान, पांडु, पोतराजू तथा गोर्रापोतु जैसे विविध देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकुटों को पूजते हैं। नायकपोडों के मार्गदर्शन के अनुसार ये मुकुटे वहीं के कारीगर द्वारा बनाए जाते हैं। श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिले के मैदानी इलाकों में बसे हुए कापू सौरा लोग मुखौटे बनाकर अपनी कला कुशलता को साकार करते हैं। ये लुगदी से बनते हैं और बहुत हल्के होते हैं। चमकीले रंगों के ये मुखौटे लोक कथाओं और पुराणों के चरित्रों पर आधारित होते हैं और उन्हीं के दृश्यों को अभिनीत करने के लिए त्योहारों के समय और महत्वपूर्ण मौकों पर उपयोग में लाए जाते हैं। शिकार और संग्रह के बल पर जीवित रहने वाली जमातों के धनुष्य बाण आवश्यक संपत्ति है। शिकार की तथा अपने बचाव के लिए उनका उपयोग होता है। धनुष्य बाण बनाना भी अपने आप में एक कला है। चिंचू लोग इस कला में निपुण हैं। वे हमेशा धनुष्य बाण लिए नजर आते हैं। उनके बाण औसतन 45 से 55 इंच लंबे होते हैं और बांस के जरा से सपाट पर मोटे कतले से बनते हैं। दोनों छोरों पर संकरे होते जाने वाले और छोटे गड्ढे वाले ये धनुष 2 से 2.5 इंच चौड़े होते हैं। लंबे पतले बांस के कतले से धनुष को ताना जाता है। बाण भी बांस से ही बनाए जाते हैं। बाण के अग्रभाग का आकार उसकी गति की स्थिरता तथा वेग को बदलता है। अलग अलग प्रकार के बाण अलग अलग पशु पक्षियों को मार गिराने के काम आते हैं। गतिमान बाण को संतुलित रखने के लिए उसके पिछले छोर पर पक्षियों के पर लगाए जाते हैं। इन धनुष्यों को बांक देते समय उनकी आवश्यक मजबूती को परखा जाता है। जमात के सदस्यों को छोड़कर और कोई इस सामर्थ्य का अधिकारी नहीं कहलाया जा सकता।
आदिवासियों का जीवन उनके प्रकृति के साथ के नाते का प्रतिबिंब है। उनके घर विविध निर्माण सामग्री के केवल गुणों का ही प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनकी अंतर्गत सौंदर्य दृष्टि भी दिखाते हैं। लीपापोती से अपने घरों को सजाने की कला में उन्होंने पूर्णता हासिल की है। उनके घर गर्माहट वाले, चमकीले पर मिट्टी के रंगों से सुशोभित होते हैं। बाम्बी की बारीक लाल मिट्टी, राख तथा चूने के मिश्रण से दीवारें पोती जाती हैं। इस पोताई को आईने की तरह चमकाकर उस पर चित्रकारी करके उसमें हाथों से रंग भरे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के तथा उसके पड़ोसी राज्यों के कई भागों में यरकुला रहते हैं। सुअर पालने की परंपरागत काम के लिए वे जाने जाते हैं। चटाइयां तथा टोकरियां बनाने में भी उन्हें निपुणता हासिल है। वे खजूर के पत्तों से चटाइयां बुनते हैं। चटाइयां बुनना सामूहिक कार्य है। कभी-कभी परिवार के सभी सदस्य साथ साथ दिन भर काम करते हैं। इस काम में सहनशीलता की तथा शिराओं वाले पत्तों को संवारने में चतुराई की जरूरत होती है। पहले चटाई की लंबी संकरी पट्टियों की बुनाई होती है ताकि पर्याप्त लंबाई मिल सके। फिर मनचाही चौड़ाई पाने के लिए उन्हें एक दूसरे से खड़ी पट्टियों में जोड़ा जाता है। कई जिलों में एरकुला के पड़ोस में रहने वाले लंबाड़ा लोगों ने चटाई की बुनाई को अपना के उसे अपना व्यवसाय बनाया है। कभी-कभी एक ही दिन में चटाई बुनने वाला हर व्यक्ति कम से कम 50 रुपए कमा लेता है। हर व्यक्ति की अपना भविष्य जानने की इच्छा अदम्य होती है। एरकुला स्त्रियां भविष्य के बारे में निश्चय पूर्वक बताती हैं। इन्हें लोक कथाओं ने अमर किया है। तरन्नुम में भविष्य बताने की उनकी पद्धति बहुत विशिष्ट है। अनेक देवी देवताओं को लंबे समय तक निमंत्रित करने के बाद भूतकाल से पर्दा उठाया जाता है, वर्तमान समझाया जाता है और भविष्य कथन किया जाता है। इसलिए ज्यादा प्रमाण में तलाशे जाने वाले इन भविष्यवक्ताओं को एरुका यानी कि ज्ञानी या भविष्यवेसा कहा जाता है।
కాగరకు బహిచి వచ్చింది బుద్ధి బట్టి వచ్చి నమ్మనేను అకలకు నీ వచ్చి నమ్ము. आदिलाबाद के पुजारी लोग अशुद्ध धातु वाली मिट्टी से पीतल निकालने में निष्णात हैं। वे विविध देवों की प्रतिमाएं, पूजा के साधन, दीप स्तंभ तथा छोटी प्रतिमाएं बनाते हैं जो अनेक घरों को सजाती हैं। पहले मोम से मनचाही वस्तु बनाई जाती है और चिकनी मिट्टी से सांचा बनाकर उसे आग में भुना जाता है। तब पिछली पिघली धातु को उस काली सांचे में मोम की जगह डाला जाता है। इस तरह सुंदर कलाकृति का जन्म होता है। आजकल पुजारी जमात की बनाई पीतल की वस्तुएं निर्यात की जाती हैं और दुनिया भर की प्रशंसा पाती हैं। बंजारा या लंबाड़ा भारत के कई स्थानों पर पाए जाने वाली ब्राह्मणशील जमात है जो बहुमुखी प्रतिभा वाली हैं और अपने आकर्षक आभूषणों और रंग बिरंगे कपड़ों के लिए वे प्रसिद्ध हैं। सोनार बंजारे पारंपरिक तरीके से चांदी और सोने से ये अलंकार गढ़ते हैं। शादी के समय कम से कम 1 किलो वजन के चांदी के अलंकार कन्या को भेंट में देने का लंबाड़ों का रिवाज है। माताएं अपनी बेटियों को सिक्कों से बनी अंगूठियां उपहार में देती हैं। ये अंगूठियां हर पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को देती रहती हैं। लंबाड़ा स्त्री जो आभूषण पहनती हैं उनके जरिए उसकी वैवाहिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। विवाहित स्त्री कई बार गले में एक लोलक पहनती हैं जिससे उसके बच्चों की संख्या का पता चलता है। कंवारी लड़कियां अपने पैरों में झंझरिया नाम की पीतल की घंटियां बांधती हैं। इन्हें शादी के समय छुड़ाया जाता है। कंवारी लड़कियां अपनी चोटियों में टोपली बांधती हैं, परंतु शादी के बाद टोपली के ऊपर घोघरी पहनाई जाती हैं। मकरी पोगलू नाम के पीतल के बाले कानों में पहनाए जाते हैं। विवाहित स्त्रियां बालिया नाम की असली या नकली सींग की चूड़ियां पहनती हैं। वे पीतल की वांगड़ी कहलाई जाने वाली पायल भी पहनती हैं। कासे, चोंगटे, चटकी, बेनहुआ और अंगतोला पांव की उंगलियों में पहने जाते हैं। विशाखापट्टनम की आदिवासी स्त्रियां एल्युमिनियम से बने कांटे बालों में लगाती हैं। खोंड स्त्रियां चांदी के लोलकों के अलावा एल्युमिनियम की बड़ी पायलें तथा कनकण पहनती हैं। वे बालों में तेल डालकर उन्हें संवारकर कानों पर फूल खोसकर आकर्षक वेशभूषा में शैंडी यानी कि बाजार में आती हैं। कोलाम स्त्रियों के आभूषण। कोलाम जमात में साज सज्जा सावधानी से की जाती हैं। गले में कंटे पहने जाते हैं। चांदी की मूल पट्टी कमर को सुशोभित करती है। शादी के अवसर पर वो दूल्हे की ओर से भेंट में मिलती है। विवाहित स्त्रियों को इसका बहुत शौक होता है। विवाह के अवसर पर उन्हें भेंट मिलने वाले अलंकारों को कोलाम स्त्रियां संभाल कर रखती हैं। बेल्लूरू संकलम चांदी से बनती हैं। आमतौर पर विवाह के अवसर पर दूल्हे की ओर से ये भेंट दी जाती है। ये 3 से 5 जुड़ी हुई जंजीरों से बनती हैं। पोट्टी काले मोतियों से बना कंठहार होता है जिसमें कभी कभी लोलक होता है। शादी के समय ये बांधा जाता है। मंगटी कड़ियाँ नाम की चूड़ियाँ एल्युमिनियम या चांदी से बनती हैं।
बाह में दंड कड़ियां पहनी जाती हैं। विवाहित महिलाएं गट्टा वेंडे वंगरा नाम के बिछवे धारण करती हैं। काल कड़िया नाम के पैजन अल्मुनियम या चांदी से बनते हैं। अल्मुनियम या चांदी से बने तुम्मकाया बिल्ललू, तुम्मा यानी बबूल के फल जैसे लगते हैं, इसलिए इनका ये नाम है। इन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कान के सुंदर झुमकों को के वंगरा या कम्मलू कहते हैं। स्त्री चाहे कमारी हो या विवाहित मुक्केंगरा नाम की नथनी पहनती है। मुक्कु तरपा या मुक्कु पोड़का नाम की लौंग भी स्त्रियां पहनती हैं। पोट्टी को छोड़कर शादी के अवसर पर बाकी सारे आभूषण उपहार में देना वर के लिए अनिवार्य नहीं होता। कोलाम जमात के लिए बांस कोई सामान्य वृक्ष नहीं, वो उसका जीवनदाता है, क्योंकि उसने अपना नाम इस जमात को दिया है। उनकी भाषा में कोला का अर्थ है बांस। हालांकि शुरुआत में कोलाम खेती के स्थान बदला करते थे, परंतु बाद में उन्होंने एक जगह बसकर खेती शुरू की। टोकरियां बनाना अब भी कोलामों के मुख्य व्यवसायों में से एक है। कोलाम के कुशल हाथों में कठिन बांस अनेक उपयोगी आकार धारण करता है। टोकरियां, टट्टी, सूप और अन्य रोजमर्रा की चीजें बांस से बनाई जाती हैं। आदिवासी की कला को उसके जीवन से अलग करना मुश्किल है। कला उसके दैनंदिन जीवन में प्रतिबिंबित होती है। यही उनके रोजगार का साधन भी है। खम्मम में गोदावरी के किनारों पर पूरब तथा पश्चिम गोदावरी जिलों में कोंडारेड्डी निवास करते हैं, जिनका महत्वपूर्ण धंधा है टोकरी निर्माण, और वे उसमें निष्णात हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इन कोंडारेड्डी जमात की जिंदगी इन्हीं बांस से जुड़ी हुई है। चाहे मुर्गी के खुड़ाड़े हों कि बकरियों के लिए बांस के कोठे, के बच्चों के लिए बांस के झूले ही क्यों ना हों, हर जगह बस बांस ही बांस हैं। अक्सर कोंडारेड्डियों की गुजर बसर सिर्फ बांस पर ही मुनहसिर है। चूंकि ये कोंडारेड्डी जमात के लोग पहाड़ियों ही में रहते हैं, इसलिए हर हफ्ते में एक बार अपने बनाए हुए इन चीजों को बेचने के लिए बाजार जरूर आते हैं। आजकल आदिवासी जमातों के लिए बनाई गई ITDA प्रशिक्षण योजना के तहत कोंडारेड्डी लोगों की बनाई हस्तकला की चीजें लोकप्रिय होकर बहुत से घरों में पहुंच गई हैं। एक साधे लंबे बांस से 300 रुपए की कीमत की चीजें बनती हैं। पहले सिर्फ 30 रुपए का ही उत्पादन किया जा सकता था। विशाखापट्टनम की टोकरी कला बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ की पैदावार भी बहुत अच्छी है। इसलिए यहाँ के लोग अपना साल भर का अनाज रखने के लिए इन्हीं बांसों से टोकरियों की शक्ल के रंजन बनाते हैं। लंबाड़ा ललनाओं के कपड़े उन्हें रंग बिरंगेपन का रुतबा दिलाते हैं। माना जाता है कि लाल रंग उन्हें खुशनसीबी देता है, इसलिए उसका प्रभुत्व होता है। वेशभूषा में खुरदुरे लाल सूती कपड़े का फीटा नाम का घाघरा होता है, जिस पर सावधानी से सूती कढ़ाई की जाती है और आईने टाके जाते हैं। कमर पर बांधने पर यह घाघरा केवल टखनों तक पहुंचता है।
कांचड़ी नाम की चोली शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। खासकर यह पीठ पर खुली होती है। इस पर भी भारी कढ़ाई होती है। कपड़े की चौड़ी पट्टियां इसके पिछले हिस्से में जोड़ी जाती हैं, जिनसे इसे बांधते हैं। इन पट्टियों पर कौड़ियां टाकते हैं। कांचड़ी पर किए गए भरपूर आईने के काम के कारण कांच की अधिकता से इसे ये नाम मिला है। चौटिया 2.5 गज का कपड़ा होता है, जिस पर भरपूर कढ़ाई और आईने का काम किया होता है। इसका एक छोर कमर पर खोसा जाता है और दूसरा बाएं कंधे पर और सर पर डाला जाता है, जो खुली पीठ को ढकता भी है। कपड़े चमकीले रंग के होते हैं और मोटे खुरदुरे सूती कपड़े से सिले जाते हैं, ताकि वे आईनों का, मोतियों का और कौड़ियों का भार उठा सकें। कपड़ा टिकाऊ होता है। रिवाज के अनुसार माँ अपनी बेटियों को ऐसी भरपूर कढ़ाई वाली पोशाकों की कम से कम 2 जोड़ियां विवाह के अवसर पर उपहार स्वरूप देती हैं। कन्या के जन्म के साथ ही माताएं इन पोशाकों को तैयार करने में व्यस्त हो जाती हैं। ये काम बहुत समय लेता है। एक लिबास को पूरा करने में महीने, कभी-कभी कई साल भी लग जाते हैं, पर ये प्रतीक्षा सार्थक होती है। लंबाड़ा के इन आकर्षक कपड़ों ने बहुत से फैशन डिजाइनरों को प्रेरित किया है और ये कपड़े शहरी लोगों में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। ये चकित कर देने वाली आदिवासी कलाएं और वास्तुकलाएं आदिवासी जीवन शैली में वेग से होने वाले परिवर्तन के कारण तेजी से अदृश्य होती जा रही हैं। कला की इस बहुमूल्य चीजों का समय रहते संरक्षण करना चाहिए, ताकि वे आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपी जा सकें।